दोस्तों मीर जाफर का नाम इंडिया के सबसे बड़े गद्दारों में लिया जाता है, जिसने अपने नवाब सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी में धोखे से हरवा दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मीर जाफर ने नवाब सिराजुद्दौला को इतना बड़ा धोखा दिया क्यों? ये बात आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इफ यू नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, डू सब्सक्राइब एंड आल्सो प्रेस द लाइक बटन, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो से आपकी आंखें खुलने वाली हैं। एक मैं बहुत बड़ा आपको सच बताने वाला हूं जो अभी तक आपको शायद स्कूल कॉलेज में नहीं बताया गया था, बैटल ऑफ प्लासी और मीर जाफर के बारे में, कि क्यों मीर जाफर ने नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दिया। 23 जून 1757, बैटल ऑफ प्लासी, एक ऐसी बैटल जिसने इंडिया की तकदीर बदल के रख दी, क्योंकि इस बैटल के बाद अंग्रेजों का इंडिया में धीरे धीरे कब्जा करना शुरू हो जाएगा, जो अल्टीमेटली 200 साल इंडिया में रूल करेंगे और 1947 में सोने की चिड़िया को बिल्कुल एक्सप्लॉइट करके रख देंगे एंड इंडिया विल बी लेफ्ट अ वेरी पुअर कंट्री। इस बैटल में अंग्रेजों का साथ देने वाला जो मेन कैरेक्टर है, जिसने अपने नवाब को धोखा दिया, नवाब सिराजुद्दौला को, वो है मीर जाफर, जिसका नाम दोस्तों इंडिया के सबसे बड़े गद्दारों में जयचंद के साथ लिया जाता है। जयचंद जिसने पृथ्वीराज चौहान को सपोर्ट नहीं किया अगेंस्ट मोहम्मद गौरी इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 एडी। तो दोस्तों आपको जनरली ये बताया गया है स्कूल कॉलेज में कि मीर जाफर ने गद्दी के लिए, ही वांटेड टू बी द नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, दैट इज द रीजन ही बिट्रेड हिज नवाब सिराजुद्दौला। बट स्टोरी काफी कॉम्प्लेक्स है। इससे पहले मैं आपको स्टोरी बताऊं कि क्यों एक्चुअली उसने ऐसा किया, नवाब को गद्दी के लिए बिट्रे किया या कोई और भी इसके कारण है, मैं आपको थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे देता हूं ताकि आपको जो स्टोरी है बेटर समझ में आए एंड यू आर एबल टू सी द एंटायर पिक्चर। दोस्तों 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है और औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगता है। 1717 में औरंगजेब की डेथ के अगले 20 साल बाद एक यूजलेस मुगल बादशाह जिसका नाम फर्रुखसियर होता है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक रॉयल चार्टर देता है जिसको फर्रुखसियर फरमान कहते हैं। इस फरमान की दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, खास बात यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अंग्रेज स्पेशल ट्रेडिंग प्रिविलेजेस देंगे, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज और जिसकी वजह से अल्टीमेटली कहीं ना कहीं प्लासी होता है, बैटल ऑफ प्लासी, इज दैट फर्रुखसियर एज द एम्परर ऑफ इंडिया कंपनी को ये परमिशन देता है दैट कंपनी को इशू दस्तक ऑन इट्स ओन बिहाफ। मतलब कंपनी पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर जा रही है तो उसको जो इंटरनल ड्यूटी है वो पे नहीं करना पड़ेगा। इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द इंटरनल ड्यूटीज बिकॉज कंपनी, द गवर्नर ऑफ दैट फैक्ट्री, लेट्स से कलकत्ता में फैक्ट्री है, और कलकत्ता का जो गवर्नर है फैक्ट्री का, वो पासेस इशू कर सकता है ऑन कंपनीज बिहाफ, बिकॉज अथॉरिटी किसने दी है, मुगल बादशाह ने दी है, और वहां का जो सूबेदार है वो अब कंपनी को मना नहीं कर सकता। इसकी वजह से कहीं ना कहीं फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज सून आफ्टर द प्रोविंस ऑफ बंगाल डिक्लेयर्स इट्स इंडिपेंडेंस। दोस्तों 1730 तक, जब तक मुगल एम्परर का थोड़ा बहुत प्रेस्टीज रहता है, तक वहां का जो नवाब है, जो पहले सूबेदार हुआ करता था, धीरे धीरे उसने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी एंड ही वाज देन कॉल्ड नवाब ऑफ बंगाल। वो कहीं ना कहीं फर्रुखसियर के फरमान को टॉलरेट कर रहा था कि अंग्रेज उसको अब्यूज कर रहे थे सोशल कैपेसिटी में। मतलब इश्यू कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी ऑफिशियल पर्पज से, बट अब्यूज कौन कर रहा था, द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी, द क्लर्क्स ऑफ द कंपनी, ऑल द पीपल रिलेटेड टू द कंपनी, एंड they were even selling that to the Indian merchants and traders, and they were also abusing the dastaks that were issued by the Mughal emperor. नेचुरली इसकी वजह से नवाब ऑफ बंगाल को काफी रेवेन्यू लॉस हो रहा था, बट एज ए सेड 1730 तक वो सब टॉलरेट हो रहा था। 1740 में दोस्तों एक नया नवाब गद्दी में आता है जिसका नाम था अलीवर्दी खान। तो 1740 में अलीवर्दी खान, ही इज नोन टू बी वेरी कॉम्पिटेंट, वेरी टैलेंटेड, काफी एक्सपीरियंस्ड और काफी मेच्योर, काफी पॉजिटिव इमेज है इन हिस्ट्री। ही बिकम्स द न्यू नवाब एंड वहां से फ्रिक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि वो अब्यूज कर रहे थे दस्तक के प्रोविजन को, एंड द नवाब ऑफ बंगाल। वो दोस्तों क्योंकि मैंने बताया अलीवर्दी खान वॉज अ वेरी प्रेगमेटिक पर्सन, उसको पता था कि इन यूरोपियंस का वैल्यू है इंडिया में, बिकॉज दे आर ट्रेडर्स, दे आर मर्चेंट्स, कहीं ना कहीं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला जो इक्वेशन है, दे आर लुकिंग आफ्टर दैट, एंड उनकी वजह से जो बंगाल का एक्सपोर्ट है, सिल्क फॉर एग्जाम्पल, फेमस मसलिन ऑफ ढाका, द सिल्क ऑफ मुर्शिदाबाद, वो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा था और इंडिया में गोल्ड एंड सिल्क आ रहा था। इनफैक्ट एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है अलीवर्दी खान का, दैट द ब्रिटिश आर लाइक हनी बीज। जैसे एक हनी बीज होती हैं, वो शहद देती हैं, और
जब तक उनको टच ना करो तो वो शहद दे रही हैं, यू कैन एंजॉय हनी, बट द मोमेंट यू टच देम तो आप खाएंगे। तो इस तरीके का कहीं ना कहीं उनका एटीट्यूड था टुवर्ड्स द ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ द सिचुएशन चेंज्ड इन 1756। 1756 में इनकी डेथ हो जाती है, 80 साल के हो जाते हैं अलीवर्दी खान, ही 22। इनकी जगह गद्दी में आता है इनका ग्रैंडसन, जिसका नाम होता है सिराजुद्दौला। 24 साल का यूथ होता है सिराजुद्दौला। एंड सिराजुद्दौला दोस्तों, जिस तरीके से इंडियन हिस्ट्री में, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। इंडियन हिस्ट्री में जिस तरीके से हमको स्कूल कॉलेज में बताया जाता है, इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है दैट सिराजुद्दौला वाज अ वेरी ऑनेस्ट मैन, मैन ऑफ इंटेग्रिटी। और एज इफ उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया जो वो शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जो डिजर्व नहीं करता था। बट दोस्तों मैं हकीकत बताऊं आपको, तो जितने भी कंटेम्प्रेरी सोर्सेज हैं, जितने भी कंटेम्प्रेरी अकाउंट्स हैं उस टाइम के, मुगल, पर्शियन, बंगाली लिटरेचर, जो ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, जितने भी लोग हैं जो उस टाइम पे रिकॉर्ड कर रहे थे चीजों को, सबने एक बात बोली है दैट नवाब सिराजुद्दौला वाज वेरी इल टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड हुआ करता था, वेरी क्रूल, वेरी बारबेरिक, एंड एट द सेम टाइम वेरी कॉवर्डली ऑल्सो, किसी पे ट्रस्ट नहीं करता था, एंड वाज वेरी वेरी डिबॉस्ड, मतलब अय्याश था एक नंबर का। सिराजुद्दौला वाज वेरी वेरी अनपॉपुलर टू द एक्सटेंट दैट अलीवर्दी खान के अलावा, बिकॉज कहीं ना कहीं पोते के लिए एक आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, जैसे धृतराष्ट्र के आंखों में पट्टी बंधी हुई थी दुर्योधन के लिए, उनके अलावा कोई भी इंसान वहां पे बंगाल में इसको पसंद नहीं करता था। नाउ द थिंग इज दैट अंग्रेज सिराजुद्दौला को नहीं पसंद करेंगे नेचुरली, बिकॉज उनका कोई इक्वेशन उससे था नहीं। एंड सिराजुद्दौला ऑल्सो डिड नॉट लाइक द ब्रिटिश, बिकॉज सिराजुद्दौला को पता था इनकी वजह से रेवेन्यू लॉस होता है। ब्रिटिश वुड नॉट लाइक हिम, बिकॉज इनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो इनकी बात माने और जो कहीं ना कहीं प्रिडिक्टेबल हो, जिसका टेम्परामेंट बहुत वॉलेटाइल ना हो, नंबर वन। नंबर टू इज दैट मीर जाफर, द कमांडर ऑफ द बंगाली फोर्सेस, ऑल्सो डिड नॉट लाइक सिराजुद्दौला। अब प्रॉब्लम क्या है मीर जाफर को नवाब सिराजुद्दौला से? दोस्तों, मीर जाफर बाय दिस टाइम वाज ऑलरेडी 65 इयर्स एज। 1756 में उसकी लगभग 65 इयर्स की एज थी। और एज आई सेड सिराजुद्दौला वाज 24 इयर्स, एंड सिराजुद्दौला ने बहुत फ्रीक्वेंटली मीर जाफर को अब्यूज किया था, इंसल्ट किया था, सीनियोरिटी के हिसाब से, एज के हिसाब से, एंड पोजीशन दैट ही हेल्ड, नेचुरली ही डिजर्व्ड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, एंड ही फेल्ट स्लाइटेड, मतलब इंसल्टेड फील हुआ। एंड दैट इज द रीजन दैट मीर जाफर अल्टीमेटली डिसाइडेड दैट दिस एरोगेंट फेलो शुड बी पुट आउट ऑफ द थ्रोन। एंड जब इसको इंसेंटिव मिला गद्दी पे बैठने का, ब्रिटिश ने सपोर्ट किया, सो नेचुरली ही वाज इंड्यूस्ड इनटू सिटिंग ऑन द थ्रोन एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट सिराजुद्दौला। तो ये हो गया मीर जाफर का इशू। ब्रिटिश का इशू मैंने आपको बता ही दिया, बट ब्रिटिश नेचुरली वुड वांट ऐसा नवाब जो जो ट्रेड हो रहा है, जो दस्तक से अब्यूज हो रहा है, उसको चलते रहने दे और बीच में ऑब्स्ट्रक्शन ना करे उसके। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द स्टोरी, द थर्ड इंपॉर्टेंट पर्सन इन द स्टोरी इज जगत सेठ। आई एम श्योर आपने जगत सेठ का नाम सुना होगा, बट लेट मी टेल यू थोड़ा सा ज्यादा जगत सेठ के बारे में भी, सो दैट आपको एक होलिस्टिक पिक्चर पता चले। जो आपको बताया गया है कि ये सारे के सारे उन्होंने धोखा किया जिस शरीफ से इंसान के साथ, दैट इज सिराजुद्दौला, दैट इज नॉट ट्रू। जगत सेठ वाज द रिचेस्ट मर्चेंट ऑफ बंगाल and perhaps India also and perhaps the world also, because उस टाइम पे कोई रैंकिंग वैंकिंग नहीं आती थी। So arguably he was the biggest merchant and he could literally buy anyone at that time। ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा फाइनेंसर हुआ करता था। और अलीवर्दी खान जब 1740 में आया था गद्दी पे, वो भी जगत सेठ की ब्लेसिंग से आया था। बिकॉज आपको पता होगा आज की डेट पे भी हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अपने अपने बिजनेसमैन सपोर्टर्स होते हैं जो फंड करते हैं। आपको पता होगा बीजेपी इज एसोसिएटेड विद टू इंपॉर्टेंट फैमिलीज, यू कैन राइट द नेम इन द कमेंट्स। लाइकवाइज कांग्रेस का भी एंड एनी पार्टी दैट वी हैव, ऐसा नहीं है कि बिना फंडिंग के, ये हिस्ट्री है बेसिकली, बिना फंडिंग के कोई पार्टी नहीं चलती। और बिजनेस और पॉलिटिक्स का बहुत गहरा नाता है, बहुत लंबे टाइम से, राइट। सो जगत सेठ को सिराजुद्दौला से क्या प्रॉब्लम हुई, लेट मी टेल यू दिस ऑल्सो। दोस्तों, सिराजुद्दौला जब गद्दी पे आता है 1756 में, ही वांटेड मोर मनी। उसको लगता है कि जगत सेठ, द रिचेस्ट मर्चेंट इन बंगाल, ही इज नॉट पेइंग एडिक्वेट टैक्सेस, या जो रेवेन्यू या जो पैसा देना चाहिए, जो ट्रिब्यूट देना चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए नवाब को, वो उसको नहीं मिल रहा है। एंड एज अ रिजल्ट 1756 में जगत सेठ को एक बार सिराजुद्दौला अपने कोर्ट में बुलाता है और कहता है कि मुझे 3 करोड़ रुपए, जस्ट इमेजिन 3 करोड़ रुपीस आज की डेट में कितना मायने रखता है उस टाइम पे, जबकि हम बात कर रहे हैं 1756 की। 3 करोड़ रुपए मुझे चाहिए एज प्रेजेंट्स। जगत सेठ ने नेचुरली मना कर दिया।
बोला इतना पैसा मेरे पास नहीं है। और सिराजुद्दौला ने गुस्से में आके, शॉर्ट टेम्पर तो था ही, उसने जोर से कांटा मार दिया जगत सेठ को, और जगत सेठ की नेचुरली ईगो हर्ट हो गई। वेरी सीनियर मेंबर ऑफ द सोसाइटी, वेरी फेमस, वेरी रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, वेरी इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर ऑफ द सोसाइटी, एंड एज अ रिजल्ट उसके बाद कई बार सिराजुद्दौला ने इसको इंसल्ट किया, ह्यूमिलिएट किया, और वो बदला जगत सेठ इससे निकालना चाहता था। तो हमने जगत सेठ का एंगल देख लिया, मीर जाफर का एंगल देख लिया, एंड ब्रिटिश एंगल देख लिया। दोनों का जो इशू था किसे, नवाब सिराजुद्दौला से, और सिराजुद्दौला वाज आल्सो वेरी केयरलेस पर्सन। उसको भी ऐसा लगा नहीं कि इन लोगों को कॉन्फिडेंस में है, एटलीस्ट एक दो सेक्शन को अपने साथ रखा जाए। नेचुरली दीज पीपल गॉट टुगेदर एंड अल्टीमेटली दे स्टार्टेड प्लॉटिंग। एक चीज और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1756 में 7 इयर्स वॉर यूरोप में ब्रेकआउट हो जाता है, जहां पे ब्रिटेन एंड फ्रांस आमने सामने होते हैं, फाइट करते हैं। आपको पता है ट्रेडिशनल राइवलरी रही है इनकी, जैसे इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी है। और इंडिया में थर्ड कर्नाटिक वॉर भी शुरू हो जाता है। थर्ड कर्नाटिक वॉर 1756 से लेकर 1763 तक चलता है। तो 1756 में कैलकाटा में ब्रिटिश अपना जो एरिया था, जो फोर्ट था, उसको फोर्टिफिकेशन करने लगते हैं। जितने भी रिपेयर वर्क है फोर्टिफिकेशन के लिए, मतलब जो दीवारें हैं आसपास की सिक्योरिटी डिफेंस पर्पस के लिए, उसको रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। फ्रेंच की फैक्ट्री होती है चंदरनागौर में, जो कलकत्ता के पास था, तो वहां पे वो अपना फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। फैक्ट्री को डिफेंसिव पर्पस के लिए तैयार करते हैं, ताकि ब्रिटिश से अभी लड़ाई हो तो वो रेडी रहेंगे। सिराजुद्दौला ने, हु वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द फ्रेंच, फ्रेंच को ज्यादा, फ्रेंच के लिए ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर था, उसने दोनों को ऑर्डर दिया कि आप फोर्टिफिकेशन डिसमेंटल करो, कि जो भी आप ये लड़ाई की तैयारी कर रहे हो मेरे एरिया में बिना परमिशन के, वो यहाँ पे नहीं चलेगा। फ्रेंच ने बात मान ली, एंड द ब्रिटिश रिफ्यूज टू अग्री, एंड एज अ रिजल्ट सिराजुद्दौला मार्च टुवर्ड्स कैलकाटा। तो कैलकाटा में इन लोगों को बंदी बना लेता है। एक ब्लैकवुड ट्रेजेडी कहते हैं, जून में होता है, जून 1756 में ब्लैकवुड ट्रेजेडी। एक ऑफिसर हुआ करता था दोस्तों, हॉलवेल, उसने हमको बताया कि जितने भी वहां पे फैक्ट्री में लोग थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स, उनको एक बहुत छोटे से कमरे में रात को रखा गया, एंड 146 में से 23 लोग जिंदा बचे इन द मॉर्निंग, एंड द रेस्ट ऑफ द ब्रिटिश पीपल डाइड। And that really created a lot of resentment amongst the British, a lot of anger amongst the British। और लॉर्ड क्लाइव को, जो उस टाइम पे साउथ में था, मद्रास में था, उसको बंगाल में भेजा गया। तो अल्टीमेटली लॉर्ड क्लाइव बंगाल में आके, कलकत्ता में आके देखता है कि कौन कौन दुश्मन है सिराजुद्दौला के, और किस तरीके से इनके साथ मिलकर प्लॉट किया जा सकता है। मीर जाफर ने लॉर्ड क्लाइव को विद द सपोर्ट एंड ब्लेसिंग ऑफ जगत सेठ 2.5 करोड़ रुपए का एक इंसेंटिव दिया। दैट बैटल के बाद जब हम विक्टोरियस होंगे, मैं गद्दी पे आऊंगा, तो मैं आपको 2.5 करोड़ रुपए दूंगा। इन फर्दर ही एस्केलेटेड दिस अमाउंट, he increased this amount to 2.8 crore rupees। Can you imagine 2.8 crore rupees plus person gives a lot of money for Lord Clive in his personal capacity, a lot of estates। तो बहुत सारा पैसा बेसिकली प्रॉमिस किया गया लॉर्ड क्लाइव को। मीर जाफर को अंग्रेजों ने गद्दी प्रॉमिस की। जगत सेठ को जो हैरेसमेंट हो रहा था, जो ट्रेड एंड कॉमर्स एक्सट्रैक्शन कर रहा था, जो डिमांड कर रहा था, बड़ी बड़ी डिमांड कर रहा था सिराजुद्दौला जगत सेठ से, वो इंसेंटिव था कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा वंस मीर जाफर इज इन पावर विद द सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश। तो हर किसी को अपना अपना यहाँ पे इंसेंटिव दिख रहा है। अल्टीमेटली 23 जून 1757 फाइनली हमने सामने होते हैं प्लासी के मैदान में। 3000 ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रूप्स, जिसमें 1000 के आसपास ब्रिटिश सोल्जर्स होते हैं और बाकी 2000 के आसपास इंडियन सिपाहीज होते हैं। इनका लीडर था लॉर्ड क्लाइव, जो हंटिंग लॉज में, वहां पे एक मैनग्रोव हुआ करता था, आम का बागान हुआ करता था, वहां पे हंटिंग लॉज में उस पर छत पे खड़ा होकर वो देख रहा था किस तरीके से बैटल को डायरेक्ट किया जाए। ऑन द अदर हैंड वी हैड दी आर्मी ऑफ द नवाब। 50,000 की आर्मी थी, जिसमें से 35,000 इन्फेंट्री थी और 15,000 कैवलरी थी। बड़ा सेक्शन दोस्तों मीर जाफर कमांड कर रहा था। बैटल शुरू हो जाती है। एक्चुअली इट वाज हार्डली अ बैटल। बैटल ऑफ प्लासी सरप्राइजिंगली वाज हार्डली अ बैटल। पूरे बैटल में दोस्तों सिर्फ 500, 550 के आसपास कैजुअलिटी होती है। 23 in the case of British, 23 people are dead and some more are wounded. And in the case of Nawab Sami, 500 soldiers are killed. So you can imagine it's a skirmish. Basically, it's not a full-fledged battle or something. क्योंकि जो बड़ा सेक्शन था आर्मी का, वो भाग गया वहां से, उसने बैटल फाइट ही नहीं की। एंड अल्टीमेटली लॉर्ड क्लाइव विद द सपोर्ट एंड treachery of Mir Jafar and the help of Jagat Seth won the battle, and this is how the history of India got changed। अब मीर जाफर गद्दी पे आएगा और धीरे धीरे अंग्रेज अपना जो कंट्रोल है
बंगाल के ऊपर वो शिकंजा टाइट कर लेंगे। बंगाल का रेवेन्यू अगर आपके पास एक बार आने लगे, then naturally that will provide you a good platform to conquer the whole of India, which they did in the next 100 years until 1856. 1857 में तो म्यूटनी हो जाती है। तो दोस्तों, जब मैंने आपको बता दिया अबाउट द रोल ऑफ मीर जाफर, द रोल ऑफ जगत सेठ, द रोल ऑफ लॉर्ड क्लाइव एंड द इश्यूज विद नवाब सिराजुद्दौला, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी साइड। आप मुझे कमेंट्स में बताइए दैट शुड मीर जाफर बी रियली कंसिडर्ड एज अ ट्रेटर, या इसमें सिराजुद्दौला की भी गलती है, एंड व्हाट इज योर पर्सनल टेक ऑन दिस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।